आज का अपना टॉपिक है उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र के बारे में बात करेंगे, जिसमें पहले हम बात करेंगे उत्सर्जन के बारे में। उत्सर्जन होता क्या है? तो प्राणियों में विभिन्न जैविक प्रक्रियाओं के फलस्वरूप बहुत सारे अपशिष्ट पदार्थ हमारे शरीर के अंदर बनते हैं। ठीक है, तो ये अपशिष्ट पदार्थ क्या होते हैं कि ये शरीर को किसी ना किसी रूप में हानि पहुंचाने का काम करते हैं। तो इन अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना आवश्यक होता है। तो अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। पहली चीज़। तो दूसरी बात कि जो अंग उत्सर्जन में काम आते हैं उनको क्या कहा जाता है? उत्सर्जन अंग कहा जाता है। और इन अंगों से मिलकर बने तंत्र को हम क्या कहते हैं? उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। अब उत्सर्जन में मोस्टली जो उत्सर्जित पदार्थ होते हैं वो क्या होते हैं? नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। और साथ में एक और चीज़ CO2 गैस भी उत्सर्जन के रूप में बाहर निकाली जाती है। यहाँ पर हम बात करते हैं नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ। मोस्टली हमसे पूछा जाता है कि कौन कौन से ऐसे नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ है जो कि उत्सर्जित किए जाते हैं, या फिर नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों के नाम भी हमसे पूछे जा सकते हैं। तो नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ में जैसे हम पहले तो नॉर्मली बात करते हैं कि नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं, इनका 3 नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ हम बात करेंगे, जिनका तीनों का सूत्र एक ही है, NH3। क्योंकि NH3 जो अमोनिया होता है ये आगे जाकर कन्वर्ट होता रहता है। तो NH3 नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों का फॉर्मूला की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पर क्या आएगा? NH3। अब कौन कौन से ऐसे नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ हैं जो कि उत्सर्जित किए जाते हैं? तो अमोनिया, यूरिया और यूरिक अम्ल, ये तीनों किस में आते हैं? नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों में आते हैं। ठीक, अब इनके आधार पर ही जो प्राणी होते हैं उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक तो है वे जीव जो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं, वे प्राणी या वे जीव जो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं वो कहलाते हैं अमोनिया उत्सर्गी। अमोनिया उत्सर्गी के नाम से उनको जाना जाता है। ठीक है, कि जो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? हम अमोनिया उत्सर्गी कहते हैं। जो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं उनको यूरियो उत्सर्गी, यूरियो उत्सर्गी कहा जाता है। और जो यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं उनको यूरिको उत्सर्गी, यूरिको उत्सर्गी। तो पूछ लिया जाता है कि नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ के आधार पर ही क्या है कि जो अपशिष्ट पदार्थ जो प्राणी जिस पदार्थ का उत्सर्जन करता है उसके आधार पर ही उनको पूछ लिया जाता है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है अमोनिया उत्सर्गी क्या होते हैं? तो वहाँ पे अपना आंसर होगा कि वे जीव जो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? अमोनिया उत्सर्गी बोलते हैं। अब इनके एग्जाम्पल की बात आती है, इनमें उदाहरण क्या होता है? तो जैसे अमोनिया उत्सर्गी के अगर उदाहरण की बात किए जाते हैं तो इसमें आती है एस्तिल मछलियाँ और साथ में क्या आते हैं? उभयचर जीव। अब उभयचर क्या होते हैं कि उभयचर वो जीव होते हैं जो जल और थल दोनों में पाए जाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? उभयचर जीव बोलते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर हम मेंढक, मगरमच्छ, ये क्या होते हैं? एक तरीके से उभयचर होते हैं। तो ध्यान रखना है इसमें एस्तिल मछलियाँ और दूसरा क्या होता है? उभयचर जीव, जिनको हम क्या बोलते हैं? अमोनिया उत्सर्गी। वो क्या करते हैं? अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। सेकेंड हम बात करते हैं यूरिया। तो यूरिया क्या होता है? यूरिया उत्सर्गी किसे कहेंगे हम? जो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? यूरिया उत्सर्गी। इसमें उदाहरण आता है स्तनधारी जीव। ठीक है, इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट उदाहरण किसका होता है? स्तनधारी जीव। और दूसरे इसके अलावा एक और उदाहरण है समुद्री मछलियाँ। ये सब किस में आती है? यूरिया उत्सर्जन में। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना आप, जो यूरिया उत्सर्गी जीव जो होते हैं ये क्या करते हैं? जो अमोनिया होता है तो लीवर इनके अंदर क्या होता है? यूरिया उत्सर्गी। जैसे मनुष्य भी एक तरह से क्या है? यूरिया उत्सर्गी जो होते हैं। ये क्या करते हैं? अमोनिया को किस में कन्वर्ट किया जाता है? यूरिया में। यूरिया में कन्वर्ट किया जाता है किसके द्वारा? लीवर के द्वारा, जिसको हम बोलते हैं यकृत। यकृत क्या करता है? इस अमोनिया को किस में कन्वर्ट कर देता है? यूरिया में। तो मैंने आपसे पहले ही बोला है इन तीनों का फॉर्मूला एक ही है, NH3, इसका भी NH3, इसका भी NH3। बस ये अलग अलग प्राणी में इसको अलग तरीके से कन्वर्ट कर दिया जाता है, मगर फॉर्मूला तीनों का क्या है? सेम है।
ठीक। अब यूरिक अम्ल, जो यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, यूरिकोत्सर्गी। इसका उदाहरण है आपके सरीसृप, रेंगने वाले जीव एक तरीके से सरीसृप। इसके अलावा जो कीट वगैरह होते हैं वो सब भी किस में आते हैं, यूरिक में आते हैं। तो ये इसके कैटेगरी में इसको डिवाइड कर दिया। क्लियर है पॉइंट। ये था आपके उत्सर्जन के नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन कौन कौन से जीव किस प्रकार करते हैं। अब हम बात करेंगे जो अपना मेन टॉपिक है मानव में उत्सर्जन तंत्र। अपना मेन टॉपिक क्या है, मानव उत्सर्जन तंत्र के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब मानव उत्सर्जन तंत्र जो होता है वो सबसे इसमें मेन ऑर्गन जो होता है मानव उत्सर्जन में वो होता है किडनी। मानव उत्सर्जन का मुख्य अंग क्या होता है, किडनी, या इसको हम क्या बोलते हैं, वृक्क के नाम से जानते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें किडनी, या इनको क्या बोलते हैं हम वृक्क के नाम से जानते हैं। दूसरा है इनको बोलते हैं मूत्रवाहिनियाँ, मूत्रवाहिनियाँ, या फिर इनको हम बोल सकते यूरेटर भी बोलते हैं। इसको बोलते हैं मूत्राशय। और फोर्थ होता है मूत्र मार्ग। ठीक है। तो उत्सर्जन तंत्र में जो इसमें जो सम्मिलित अंग है वो है वृक्क, मूत्रवाहिनियाँ, मूत्राशय और मूत्रमार्ग। इसमें सबसे मुख्य अंग जो माना जाता है वो क्या माना जाता है, वृक्क को माना जाता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस किसके बारे में करेंगे, वृक्क के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो वृक्क के बारे में डिस्कस करने में इसमें हम कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है कि सबसे पहली चीज़ तो मानव में क्या होती है, एक जोड़ी वृक्क पाए जाते हैं। मानव में एक जोड़ी वृक्क पाए जाते हैं और ये उदर गुहा में स्थित होते हैं। और उदर गुहा में कहाँ होते हैं, ये पीछे की ओर। ठीक। और जो बीच में जो ये बनाया मैंने इसको बोलते हैं हम कशेरुक दंड या रीढ़ की हड्डी जिसको हम बोलते हैं। तो ये कशेरुक दंड वे रीढ़ की हड्डी के पीछे होते हैं। और इसके अलावा ये रेडिश कलर में होते हैं, मतलब हल्के भूरे कलर में होते हैं। और ये इनका जो आकार होता है वो होता है सेम की बीज के आकार के। इनका आकार पूछ लिया जाता है कि इनका आकार ये किसके समान होता है, तो ये किसके समान होते हैं, सेम की बीज के आकृति के होते हैं। इसके एक बड़ी स्ट्रक्चर हम देखते हैं। ठीक है। तो इनका आकार लगभग कैसा होता है, सेम की बीज की आकृति के ये होते हैं और ये उदर गुहा में पाए जाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं इनके वजन की। जो किडनी का वजन होता है ये लगभग होता है 150 ग्राम। एवरेज में बताया जाता है कि किडनी का वजन लगभग 150 ग्राम होता है। इसकी लंबाई जो होती है वो होती है लगभग 11 सेंटीमीटर। लंबाई लगभग 11 सेंटीमीटर। चौड़ाई की बात की जाए तो चौड़ाई होती है इसकी 6 सेंटीमीटर। और इसकी थिकनेस की बात की जाए, इसकी मोटाई की बात की जाए तो मोटाई होती है लगभग 3 सेंटीमीटर। ठीक है। तो ये सभी एवरेज में, क्योंकि अलग अलग बुक में आपको अलग मिल सकता है, तो एवरेज में आपको याद रखना है लगभग 11 सेंटीमीटर लंबाई, चौड़ाई 6 सेंटीमीटर, मोटाई 3 सेंटीमीटर होती है। तो ये थी किडनी की एक बाह्य स्ट्रक्चर, मतलब बाहरी संरचना। अब इसकी आंतरिक संरचना की अगर बात की जाए तो इसकी आंतरिक संरचना क्या होती है, कुछ इस प्रकार से होती है कि इसके मध्य में क्या होता है, एक दबा हुआ, मतलब यहाँ पे क्या होती है, एक खांच नुमा संरचना होती है। ये वाला हिस्सा क्या होता है, कुछ अंदर धंसा हुआ रहता है, कुछ इस तरीके से। ठीक है। तो ये अंदर धंसा हुआ हिस्सा जो रहता है, एक खांच नुमा संरचना होती है, इसको बोलते हैं हम हाइलम। इसको क्या बोला जाता है, हाइलम बोला जाता है। जहाँ से जो भी धमनी, शिरा या तंत्रिका, ठीक है, ये सभी क्या होती है, यहाँ से प्रवेश करती है और बाहर निकलती है। तो उस वाले भाग को हम क्या बोलते हैं, हाइलम बोलते हैं। इसका हाइलम का जो ये अंदर वाला पार्ट जो होता है, कीप नुमा संरचना वाला जो पार्ट होता है, इस कीप नुमा संरचना को बोली जाता है, इसको बोलते हैं हम पेल्विस, या फिर बोलते हैं वृक्कीय शोणी। वृक्कीय शोणी भी इसको हम बोल सकते हैं। ठीक। तो ध्यान रखना कि किडनी का जो मध्य भाग, जो खांच नुमा संरचना होती है, उसको बोला जाता है हाइलम। हाइलम के अंदर जो कीप नुमा संरचना बनती है इसको बोलते हैं वृक्कीय शोणी बोलते हैं। ठीक है। ये थी इसके। अब इसके एक और चीज़ कि इसके चारों ओर क्या होता है, एक आवरण पाया जाता है। किडनी के चारों ओर क्या होता है, एक आवरण पाया जाता है। इसके बाहरी भाग को बोलते हैं हम कॉर्टेक्स। इसके बाहर वाले भाग को हम क्या बोलते हैं, कॉर्टेक्स
कहा जाता है। कॉर्टेक्स या इसको कैप्सूल भी बोल सकते हो आप, कॉर्टेक्स कैप्सूल, या फिर इसको बोलते हैं वल्कुट। आपको शायद वल्कुट ही लिखा रखा है, ठीक है। तो कॉर्टेक्स कैप्सूल या वल्कुट के नाम से भी इसको जानते हैं। और इसके अंदर क्या होते हैं, यहाँ पर पिरामिड नुमा संरचना पाई जाती है, छोटे छोटे पिरामिड बने होते हैं इसके अंदर। ये जो पिरामिड बने होते हैं इस वाले भाग को बोलते हैं मध्यांश। इस भाग को क्या बोला जाता है, मध्यांश बोलते हैं, ठीक है। तो बाहर वाले भाग को तो कॉर्टेक्स या वल्कुट के नाम से जानते हैं, और अंदर वाले भाग को क्या बोलते हैं, मध्यांश, या फिर इसको बोला जाता है मेडुला। इसको मेडुला के नाम से जानते हैं। ये थी आपके किडनी, और इसके अंदर क्या होते हैं 1 मिलियन के बराबर क्या होते हैं छोटी छोटी स्मॉल नलिका पाई जाती है, छोटी छोटी नलिकाएं पाई जाती है, जिनको बोला जाता है नेफ्रॉन कहा जाता है। नेफ्रॉन के बारे में हम डिटेल में अलग से डिस्कस करेंगे। ये थी किडनी के बारे में ओनली, कि किडनी की आंतरिक संरचना के बारे में बताइए। अब इसके बाद दूसरी चीज़ है अपने पास यूरेटर, मूत्रवाहिनियाँ। तो प्रत्येक किडनी से क्या होती है, एक एक नलिका निकलती है, एक राइट वाली किडनी से और एक लेफ्ट वाली किडनी से। प्रत्येक किडनी से क्या होती है, एक एक नलिका निकलती है। इन नलिकाओं का काम क्या होता है कि मूत्र को किडनी से वृक्क से कहाँ पहुँचाती है, ये मूत्राशय में पहुँचाने का काम करती है। मूत्र को मूत्राशय में पहुँचाने का काम करती है। तो मूत्रवाहिनियों के बारे में सिर्फ आपको इतना ही याद रखना है कि प्रत्येक वृक्क से एक एक मूत्रवाहिनियाँ निकलती है, जो कि काम क्या करती है, मूत्र को वृक्क से मूत्रवाहिनियों में पहुँचाने का काम करती है। इसके बाद हम बात करेंगे मूत्राशय के बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं हम मूत्राशय के बारे में। तो मूत्राशय क्या होता है भाई, एक थैली नुमा संरचना होती है। मूत्राशय एक थैली नुमा संरचना होती है जो कि लचीली भित्तियों से बना होता है। लचीली भित्तियाँ मतलब इसकी जो भित्तियाँ होती है तो वो क्या होती है, लचीली होती है, स्ट्रेचेबल होती है। इसका पीछे कारण क्या होता है कि जैसे मूत्र फॉर्मेशन, जब मूत्र का निर्माण इसके अंदर होता है, मूत्र इकट्ठा होता है, तो ये क्या करती है, उसके मूत्र के प्रेशर को कम करती है। क्योंकि लचीली भित्तियाँ होने के कारण क्या होता है, हम जो मूत्र को क्या होता है कुछ समय जो रोक पाते हैं। जैसे मान लो हम किसी सफ़र कर रहे हैं, ट्रेवलिंग कर रहे हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, हमें मूत्र को रोकने की आवश्यकता पड़ती है। तो इस वजह से इसकी भित्तियाँ क्या होती है, लचीली होती है। तो वो क्या करती है, मूत्र का जब निर्माण होता है, मूत्र इकट्ठा होता है, तो ये भित्तियाँ क्या करती है, उसको मेंटेन करके रखती है। ठीक, मान लो अगर ये भित्तियाँ लचीली नहीं होती तो किसी के बहुत तेज़ मूत्र आ रहा हो, यूरिन पास आउट करना हो, उसको बहुत तेज़ आ रहा हो, तो ये मूत्र की थैली क्या होती है, फट जाती। ठीक, तो इस वजह से इसकी भित्तियाँ क्या होती है, लचीली होती है। तो लचीली भित्तियों का बना होता है, और ये एक थैली नुमा संरचना होता है जो कि क्या करता है, मूत्र को एकीकृत करने का काम करती है। इसके बाद है लास्ट है मूत्रमार्ग। मूत्रमार्ग क्या होता है कि ये मूत्रमार्ग शरीर से बाहर की ओर खुलता है, और ये मूत्र को शरीर से बाहर त्यागने में सहायक होता है। तो ये था आपके उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र, और इसमें कौन कौन से अंग पाए जाते हैं उनके बारे में आपसे पूछा जाएगा, तो आपको ये टॉपिक उसमें समझाना है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे इसमें नेफ्रॉन के बारे में। नेफ्रॉन के बारे में अलग से क्वेश्चन बनता है। नेफ्रॉन की संरचना पूछी जा सकती है, और मूत्र निर्माण की क्रियाविधि पूछी जा सकती है। तो वह उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में।